नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। कहते हैं साथियों कि अगर इंसान की जो लालच की सीमा होती है वो अगर हद से ज़्यादा पार कर जाए तो फिर कहीं ना कहीं वह एक जुर्म को जन्म देती है। चाहे जुर्म चोरी करने का हो या फिर हुस्न चुराने का हो या फिर हुस्न दिखाकर किसी चीज़ को पाने का हो। लालच बुरी बला है। इसी लालच को लेकर एक महिला अपने ससुर और अपने के पति के साथ, अपने ही परिवार के साथ एक ऐसा गेम खेलती है जिसको सुनकर, उसकी कहानी को सुनकर साथियों सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है उस महिला के साथ, उस ससुर के साथ, और किस तरह की लालच थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, और साथियों कमेंट ज़रूर करिए, कहानी पर राय अपनी ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब आप कहानी पर राय देते हैं, कमेंट करते हैं, कहानी अच्छी हो या बुरी हो, चाहे जैसी भी हो, तो मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों को कहानी किस तरह की चाहिए, कैसी कहानी आप पसंद करते हैं, और कहानी में कमी क्या है या अच्छाई क्या है। जो भी आप अच्छाई बुराई जो भी है आप कमेंट करें, जो भी जैसा भी आपको लगता है, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर मुझे मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास आता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ। तो साथियों आते हैं आज की कहानी पर। साथियों मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के हिसार की। हरियाणा के हिसार में एक क्षेत्र में एक घर का मुखिया, जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा, अपने 20 साल की उम्र में ही वह पहलवानी के हर दाव पेच सीखता है, जिसका नाम रहता है अजीत। अब अजीत की उम्र धीरे धीरे 55 साल हो जाती है, बुढ़ापा की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस दौरान उसके 2 बेटे भी रहते हैं। बड़े बेटे का नाम राजशेखर रहता है और उसके 4 बेटे रहते हैं, छोटे छोटे, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, तो कोई 6 साल का। 4 बेटे रहते। और इधर जो छोटा बेटा रहता है पवन, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। पवन की उम्र मात्र 25 साल रहती है। इधर राजशेखर 26 से 27 साल की उम्र में, यानी कि 2 साल बड़ा रहता है। अब सब कुछ परिवार में ठीक ठाक चल रहा था, काफ़ी खुशियाँ थी। और उधर जो पिता रहता है घर का मुखिया अजीत, वह खेतों में भी काम किया करता था। अब बुढ़ापे में वह पहलवानी तो कर नहीं सकता था, तो अब लोगों को दाव पेच भी सिखाता था और अपना खेती बाड़ी भी करता था। गठीला शरीर, पहलवान जैसी बॉडी, सब कुछ बढ़िया था। काफ़ी पैसे रुपए सब कुछ घर में आ रहा था, काफ़ी जायदाद थी, घर परिवार भी संपन्न था। लेकिन इसी दौरान जब पवन की पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट हो जाती है, तो राजशेखर अपना खुद का एक शॉप खोलता है। उसी शॉप पर अक्सर सुबह जाता तो शाम को घर लौटता, एक दुकान की देख रेख करता था और थोक विक्रेता रहता है। और इधर जो पवन रहता वो बेरोजगार रहता। अब पवन भी बाहर जाकर कमाने लगता है। जब बाहर जाकर कमाने लगता है अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में, तो काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगता है। अब अच्छा पैसा जब कमाने लगता है तो इधर पिता को काफ़ी खुशी होती है कि दोनों बेटे उसके सेटल हो गए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अजीत अपना घर देख लिया करता था, खेती बाड़ी देखता था, और जो भी पैसे मिलता अपना बच्चों को दिया करता था, देखता था। अब इधर जब पवन वापस लौटता है नौकरी से घर पर, प्राइवेट जॉब से, तो पिता अजीत पहलवान वो अपने पवन बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश करता है। अब एक दिन उसके लिए रिश्ता आता है, और बेहद ही खूबसूरत, यूँ कहें कि परियों जैसी एक लड़की, जिसका नाम गीता रहता है। अब गीता बेहद ही खूबसूरत लड़की। जैसे ही अजीत फ़ोटो को देखता है, फ़ोटो देखने के बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि लड़की बेहद खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और अच्छे परिवार से है। और इधर उसका बेटा जो पवन रहता है, पवन भी काफ़ी खूब हैंडसम रहता, हट्टी कट्टी शरीर, शुरू से काफ़ी गोरा बदन। अब दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अब दोनों परिवार मिल करके एक होटल में पवन के पिता और जो गीता लड़की रहती है उसके पिता, अब एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट होने के बाद दोनों एक दूसरे से अब
नंबर आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करने लगते हैं, जैसे अमूमन आजकल हो रहा है। बातचीत करते करते अब दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं। पवन अपनी पत्नी को उसकी शराफत पर काफ़ी मरता था, उसे जी जान से चाहने लगता है। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो परिवार में और एक सदस्य बढ़ जाता है, गीता, यानी कि उसकी बहू। अब परिवार और भी हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन 1 साल बाद धीरे धीरे जब गीता एक बेटी को जन्म देती है, तो अब घर में बेटी को लेकर कभी 4 बच्चे राजशेखर के और एक बेटी इसकी। अब धीरे धीरे उधर राजशेखर की जो बीवी रहती है सीमा, वो अब उसकी बेटी को देखती और इधर अपने बेटों को देखती तो काफ़ी उसे जलन होती थी, क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी। वो बेटी भी चाहती थी, लेकिन 4-4 बच्चे थे, और इधर जो गीता थी उसकी मात्र एक बेटी थी, और पवन अपना जॉब पर था। लेकिन अब दोनों के बीच धीरे धीरे बच्चों को लेकर आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब घर में कलह शुरू हो जाती है। इधर जो गीता रहती है वो अक्सर कर अपने जेठ यानी कि राजशेखर से झगड़े करती थी, किसी न किसी बहाने को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो कभी अब सीमा से लड़ाई करने लगती है। अब देखते देखते दोनों के बीच इस तरह कलह शुरू हो जाती है कि पूरा परिवार बिखरने लगता है। अब परिवार में सभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। गीता सीमा को नहीं देखना चाहती थी, सीमा गीता को नहीं देखना चाहती थी। मात्र 1.5 से 2 साल शादी को होते हैं। अब जब ये स्थिति आ जाती है तो एक पिता अजीत काफ़ी परेशान होता है। वह पवन को फ़ोन करके घर बुलाता है और सारी बातें बताता है। अब पवन जैसे ही रात होती है अपनी बीवी के पास जाता है, तो बीवी अपना रोना रोती है कि वो शरीफ है, वो काफ़ी अच्छी है। सामने वाली जो लड़की है यानी कि उसकी भाभी सीमा, सारी गलती उसी की है, वो देखना नहीं चाहती है, उसे उसकी तरक्की से जलन होती है। अब वो अपनी पति को पूरा भर देती है। भरने के बाद अब पवन अगले ही दिन अपने पिता से बातचीत करता और कहता है, पिताजी एक काम करिए कि मुझे अलग कर दीजिए, घर का बंटवारा कर दीजिए, खेतों का बंटवारा कर दीजिए, मैं अलग रहना चाहता हूँ। अब मैं राजशेखर के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब एक पिता सर पकड़कर बैठ जाता है और काफ़ी परेशान रहता है कि आज तक परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन अब जब से पवन की शादी हुई है तब से एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। अब इधर अजीत जो घर का मुखिया रहता है वो सोचता है कि अब राजशेखर के 4-4 बेटे हैं और उसकी सिर्फ एक बेटी है, अब क्यों ना घर का बंटवारा ही कर दिया जाए ताकि घर में शांति हो जाए। अब बात बंटवारे की आती है तो आधा आधा हिस्से पे दोनों बेटे राजी होते हैं, लेकिन बात जब पिता की आती है, पिता कहता है कि मैं कहाँ रहूँगा, तो दोनों बेटे कहते हैं कि आप दोनों में रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप पवन के घर रहिएगा और अच्छा लगेगा तो आप मेरे घर रहिएगा, यानी कि राजशेखर के घर रहिएगा। अब इधर पिता कहता है कि ऐसा नहीं होगा, घर का भी 3 हिस्सा लगेगा और खेतों का भी 3 हिस्सा लगेगा, मेरा हिस्सा अलग रहेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगा, मरने के बाद मेरा आधा आधा हिस्सा दोनों के नाम हो जाएगा। अब इस पे बात बन जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। मात्र एक महिला के आते ही दोनों महिलाएं आपस में लड़ाई करती हैं, पूरा परिवार टूट जाता है और टूटने के बाद अलग अलग हो जाता है। इधर पवन अब अपने ही शहर हिसार में नौकरी करने लगता है और सुबह जाता शाम को घर आता। अब धीरे धीरे इसमें जो मुखिया रहता है अजीत, उसे चारों बच्चों से राजशेखर के काफ़ी प्यार रहता। वो राजशेखर के घर करीब 4 दिन रहता तो 2 दिन पवन के घर रहता। पवन की बेटी को दिन भर खिलाता, तो कभी राजशेखर के घर चला जाता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक गांव की एक महिला पवन के घर जाती है और पवन की बीबी गीता से बातचीत करती है, और बातचीत उसको इस स्तर पर करती है, कान भरना शुरू करती है। अब कान किस तरह से भरती है, उसे चढ़ाती है कि देखो आजकल तुम्हारे जो ससुर हैं, मैं देख रही हूँ अक्सर कर राजशेखर के घर ज़्यादा रहते हैं, तुम्हारे घर कम रहते हैं, और मुझे तो लग रहा है कि राजशेखर की बीवी के साथ कुछ उनका चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, क्योंकि वहाँ कई दिन गुजारते हैं और सब्जी वगैरह भी लेके जाते हैं, सामान वगैरह भी लेकर जाते हैं। और जैसे ही पवन की बीवी को, गीता को यह सब पता चलता है, तो पवन की बीवी गीता कहती है कि मेरे घर तो वो कुछ भी लेकर नहीं आते हैं, आखिर किस प्रकार का चक्कर चल रहा है, अब पता लगाना पड़ेगा। अब वह महिला फिर से दूसरे दिन जब आती है, अगले दिन, तो उसे बताती है कि उसका अफेयर उसके बीवी के साथ है
वो उसे फंसाकर पूरी ज़मीन जायदाद अपने नाम कराना चाहती है। अब देखते ही देखते कुछ दिनों के लिए राजशेखर घर पर नहीं रहता, कहीं बाहर चला जाता है। तो अब राजशेखर के जो पिता रहता है अजीत, वह राजशेखर के घर अब रहने लगता है। 1 हफ्ते हो जाते हैं लेकिन वो पवन के घर नहीं जाता, बाहर से ही घूम घाम कर चला जाता। अब इधर पवन की पत्नी गीता को शक होने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं राजशेखर की पत्नी उस पर कुछ जादू टोने कर रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बाहर निकलती थी तो कभी कभी राजशेखर की बीवी और पवन की बीवी का जब आमना सामना होता था तो राजशेखर की बीवी उसे देखकर मुस्कुराती थी और मुस्कुराकर अपने घर चली जाती थी। अब यह देखकर पवन की बीवी को और जलन होती थी कि राजशेखर की बीवी आखिर उसे देखकर क्यों मुस्कुराती है। लग रहा है कि पड़ोसन ने बिल्कुल सही कहा है, वो उसकी जमीन जायदाद को हड़पना चाहती है। अब वो गीता अपनी माँ से बातचीत करती है तो उसकी माँ कहती है कि देखो उसने कुछ जादू टोना किया होगा या फिर कोई बात होगी, तुम अपने स्तर से अपने पति को इतनी सेवा करो कि वह तुम्हारा बनकर रह जाए, सिर्फ तुम्हारी बातें सुने। अब एक रोज़ जब काम करके खेतों से उसका ससुर अजित घर लौटता है तो पवन की पत्नी उसे अपने ससुर को बुलाती है अंदर, खाना पीना देती है और खाना पीना देने के बाद अब इधर कमरे में कोई रहता नहीं। कमरे में जाने के बाद अब वह पैर दबाना शुरू करती है। अब ससुर चौंक जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, ऐसा अचानक से बदलाव कैसे आ गया है कि आज जो लड़की मुझे पानी तक नहीं पूछती थी आज मेरे पैर दबा रही है, मेरे सर को दबा रही है। और धीरे धीरे अब ऐसा कहानी अब शुरू हो चुकी थी। अब गीता अक्सर कर उनको बुलाती थी कमरे में और अपना पैर हाथ वगैरह मालिश करती थी, खाना पीना देती थी, सेवा करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी अजीत में कोई बदलाव नहीं आता है। अजीत अक्सर कर राजशेखर के घर रातें गुजारने लगता है, अपने बड़े बेटे के घर रहने लगता है और छोटी सी बच्ची को लेकर खिलाता था, लेकिन गीता से काफ़ी कम बातें करता था और बड़ी बहू से ज़्यादा बातें करता था। अब ये सब देखकर गीता को जलन होने लगती है। अब गीता सोचती है कि कुछ अलग करना होगा। अब एक रात जब राजशेखर अपने कमरे पर होता है और पवन अपने घर पर होता है तो उधर ससुर को रात करीब 8 बजे अजीत को बुला कर लाती है पवन की बीवी और बुलाने के बाद अपने कमरे पर ले जाती है, खाना वाना खिलाती है। और खाना खिलाने के बाद अब इधर उसका पति जब पवन सो जाता है तो वो अपने ससुर के पास जाती है, बातचीत करती है और ससुर से कहती है कि ससुर जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब इधर अजीत कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, खेती से जो भी आता है वो तुम दोनों को दे देता हूँ। अब पवन की बीवी को ये पता चल जाता है कि उसके अजीत के पास पैसे तो नहीं हैं, शायद वो खेत देने की बात कर रहा होगा राजशेखर की बीवी को। अब वह धीरे धीरे तेल मालिश करना शुरू करती है, पैर दबाती, हाथ दबाती, सर दबाती और धीरे धीरे अब वो अपने ससुर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। अब वो धीरे धीरे एक एक कर उसके अंगों को, प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू करती है, उसके हाथों को सहलाती, सीनों को सहलाती। अब ससुर चौंक के उठकर बैठ जाता है, कहता है कि तुम मेरी बहू हो और ये तुम क्या कर रही हो। अब उस रात वो अपनी बहू को छोड़कर चला जाता है। अब वो घर पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर पवन की बीवी काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने ससुर को फिर से घर बुलाती है और फिर एक दिन में ही उसे चाय बना कर देती है। और ससुर अब अक्सर कर बाहर सोता था, घर में नहीं सोता था। चाय पीती है और चाय पिलाती है और चाय पीने के बाद ससुर को नींद आने लगती है। नींद में वो चाय में कुछ नींद की गोली मिला देती है जिससे उसका ससुर सो जाता है। ससुर को सोने के बाद अब वह उसके कमरे में जाती है और जाने के बाद उसके सारे कपड़े निकालती है, अपने कपड़े निकालती है और उसके बाद उस ससुर के साथ संबंध बनाने की पूरी कोशिश करती। लेकिन बेहद ज़ोरदार नींद में उसका ससुर नींद की गोली लिए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इसी दौरान उसकी बहू यानी कि पवन की बीवी गीता, बेहद तेज तर्रार महिला, अपने बस में करने के लिए ऐसा जादू चलाती है कि वो उसका वीडियो बना लेती है आपत्तिजनक स्थिति में। बनाने के बाद जब होश में आता है ससुर तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब बहू उसके पास जाती है और रोने लगती है, कहती है ससुर जी आपने मेरे साथ ये क्या किया, आपने तो मेरी इज्जत को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ससुर अजीत कहता है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया। तो वो वीडियो दिखाती है, वीडियो देखकर ससुर छटपटाने लगता है, उससे सोचता है कि मुझसे ये कैसी गलती हो गई। अब वह पहलवान आदमी अजीत, भोला भाला इंसान, उसे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहू उसके साथ साजिश कर रही है।
अब वो उसे दिखाती है और कहती है कि ससुर जी, अब जो मैं कहूँगी वो आप करिएगा, वरना मैं लोगों से आपकी बात कह दूँगी तो आप फंस जाओगे, बदनाम हो जाओगे, फिर लोग क्या कहेंगे। अब अजीत डर जाता है और अब पवन के घर पर ही रहने लगता है। और आए दिन अब उसकी बहू गीता उसे खुश करने के लिए तेल मसाज करती, सर दर्द होता तो सर सेवा सत्कार करती अपने स्तर पे एक ससुर की, और उसके साथ अब संबंध बनाना शुरू करती है। लेकिन फिर भी ससुर कभी ना उसके पैसे देने की बात करता, न जायदाद देने की बात करता। अब इधर एक दिन गीता उससे कहती है कि ससुर जी, आप जो चाहते हैं मैं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो भी जायदाद है, जो भी बैंक बैलेंस में पैसा वगैरह है, सब आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगी। ससुर कहता है, बेटा जीते जी मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा नहीं है, और तुम जो मेरे साथ ये खेल खेल रही हो ये अच्छा नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो और उस वीडियो को डिलीट कर दो, मुझसे गलती हो गई होगी। लेकिन एक बहू मानने को तैयार नहीं होती है। वह सोचती है कि शायद कोई अलग तरीका अपनाया जाए। अब वह बार बार अपने पति को नींद की गोलियां देती। जब पति सो जाता तो अपने ससुर के साथ संबंध बनाती, लेकिन ससुर उसे खुश नहीं कर पाता था। उसकी बहू को चाहिए थी, वो खुशी ससुर नहीं दे पाता था, वो अपनी बहू को खुश नहीं कर पाता था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी बहू को चाहिए क्या। अब साथियों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फिर से वो प्रेशर बनाती है, लेकिन ससुर तैयार नहीं होता है। अब वो समझ जाती है कि सब कुछ देख लिया, उसने अपनी इज्जत को अपने ससुर के हाथों में रख कर देख लिया, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या राजशेखर की बीवी करती है कि उसका ससुर उसे काफ़ी प्यार करता है, काफ़ी मानता है, और उसने अपनी पूरी इज्जत सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी सब कुछ करके देख लिया और उसका ससुर उसे मानने को तैयार नहीं है, कुछ लिखने पढ़ने को तैयार नहीं है। अब वह परेशान होने लगती है। अब साथियों, परेशान होकर फिर उस महिला से मिलती है जो उसे चढ़ाने का काम करती थी, कान भरने का काम करती थी। अब उससे मिलती है तो वह कहती है कि मैं सारे जादू टोने करके देख ली, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, अब मैं क्या करूं। अब वह महिला उसे बताती है कि तुम अब उसे अपने जाल में फंसा लो, अब उसके साथ तुम वो काम करो जो एक गैर महिला पति पत्नी करते हैं। अब वो इस स्तर पे गिर जाती है जो चढ़ाने वाली पड़ोस की महिला होती है। अब ये उसकी बातों को सोचती है, वह उसे बताती है कि वो सब कुछ करके देख चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब वह महिला उसे कहती है कि ठीक है, कुछ दिन और रुको, अपना काम जारी रखो, हो सकता है कि वह पिघल जाए, मान जाएगा। लेकिन वो अब कान भर कर चली जाती है, कान फूँक कर चली जाती है। अब इधर एक दिन शाम को अभी पति उसका पवन बाहर था, तो अपने ससुर से बातचीत करती और कहती है कि मेरे पास वो सारी वीडियो पड़ी हुई है, आपने जो जो मेरे साथ किया है मैं सारी बात अपने पति को बताऊंगी। अगर अभी कल चलकर आप पूरी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस के सामने जाऊंगी और सारी हरकतें आपको बता दूंगी। अब इसी दौरान उसका ससुर परेशान हो जाता है कि आखिर वो समाज में किस तरह ज़िंदगी जिएगा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। उसके साथ जो धोखा हुआ था, अब वो परेशान होकर साथियों बाजार जाता है। बाजार से एक जहर की पुड़िया लेकर आता है, और उस जहर की पुड़िया को खाने के बाद अब जैसे ही घर पर कुछ देर होता है, वह पवन के घर के बाहर ही आराम कर रहा था और जहर की पुड़िया खाता है। तभी पवन की बीवी वहाँ आती है और देखती है कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। अब वह देखकर परेशान हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। लोग आते हैं, आने के बाद जो है अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद अब डॉक्टर किसी तरह से उसकी जान बचाते हैं, और जब जान बचती है तो डॉक्टर, अब मामला सुसाइड का था, डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जब मौके पे आती है तो इधर पवन, राजशेखर सभी लोग अपने पिता के पास पहुंच चुके थे। उधर पवन की बीवी और राजशेखर की बीवी भी वहाँ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था तो पवन की बीवी गीता, कि आखिर उनके ससुर ने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। अब जब होश में आते हैं पवन के पिताजी अजीत, तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वह रोने लगते हैं। वह कहते हैं डॉक्टर से, अपने बेटों से, मुझे किस लिए बताया, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हुई है कि मैं क्या बताऊं। अब पुलिस उसने पूछती है कि क्या आपको जहर दिया गया या फिर खुद जहर आपने खाया। तो एक पिता, एक ससुर बताता है कि मुझे जहर खाने पर मजबूर किया गया, आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। मेरी जो बहू है, छोटी बहू, उसने एक रात मुझे नशीली गोली देकर ज़मीन जायदाद के चक्कर में
मेरे साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, एक पति पत्नी की तरह व्यवहार किया, मुझे पता भी नहीं था, और मेरी वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल कर मेरे साथ मुझे खुश करने के लिए कि शायद मैं ऐसे इस तरीके से खुश हो जाऊँ, मेरे साथ संबंध बनाती रही और मुझे ब्लैकमेल करती रही। समाज में जीने की, संसार करने की धमकी देती रही, ब्लैकमेल करती रही। जब मैं इन सब चीज़ों से थक गया, हार गया, बेहद शर्मसार हो गया, तो मैंने सुसाइड करने का निर्णय लिया। अब पुलिस जब यह बात सुनती है और दोनों बेटे जब यह बात सुनते हैं, तो पवन अपनी पत्नी को वहीं पर हॉस्पिटल में ही थप्पड़ों से, चप्पलों से मारने लगता है। और जब उसकी पत्नी से पूछताछ होती है तो उसकी पत्नी रोने लगती है और सारी बातों को पुलिस के सामने बयां करती है और एक्सेप्ट करती है कि उसने अपने पति को धोखा देकर अपने ससुर का शोषण किया है। अब साथियों, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है घर वालों के कहने पर, पति पवन के कहने पर, और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। एक बहू, एक महिला चाहे तो घर को बना दे और चाहे तो पूरे घर को बिगाड़ दे। कहते हैं साथियों की ज़मीन जायदाद के चाहत में उसे जेल नसीब होती है, और किसी गैर महिला की, जो घर से बाहर की महिलाएं हैं जो कान भरती हैं, उनकी बातों को सुनकर उसने अपने पूरे परिवार को, अपनी ज़िंदगी को, यहाँ तक कि अब अपने ससुर और अपने पति और अपने पूरे परिवार को खो दिया। अब शायद जेल से छूट कर आए तो उसका पति पवन उसे रखने को तैयार भी ना हो। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। समाज में कई अजीब-अजीब तरह की आजकल घटनाएं हो रही हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।